हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। इसके पहले हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सन 1913 में नील्स बोर ने प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आप सबको पता है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी परमाणु के बीच वाले सेंटर पर दृढ़ भाग होता है, यानी ठोस भाग होता है, जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके केंद्र पर ही स्थित होता है, और उस दृढ़ भाग यानी ठोस भाग को उन्होंने नाभिक बताया था। तो नाभिक की खोज पहले हो गई थी। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बता दिया था कि किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जहां पर संपूर्ण धनावेश युक्त हमारा परमाणु द्रव्यमान है, यानी संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर है और धनावेश युक्त नाभिक में है ना कोई ऐसे कण पाए जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने बता दिया था कि भाई, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई अल्फा कणों की जब बौछार की गई तो टकरा कर वापस आ गया। इसका मतलब है भाई जो नाभिक वाला भाग है, केंद्र वाला भाग है, दृढ़ है, दृढ़ भाग को उन्होंने नाभिक बोल दिया। सिंपल है, ठीक है। अपने परमाणु मॉडल में उन्होंने दृढ़ भाग को नाभिक बता दिया। तो नाभिक की खोज तो पहले हो गई थी। अब उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन एकदम एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए, मतलब रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं बच्चों। तो इसके पहले इसीलिए कहता हूं, यदि आप लोग क्रम से पढ़ते हैं तो फिर आपको मजा आता होगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल आपको नहीं पता तो फिर आज भी उतना मजा नहीं आएगा, समझ रहे ना। बोर ने सबसे पहले बताया कि नाभिक तो मान लीजिए है ही, नाभिक की खोज तो पहले हो गई। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यानी एक वृत्ताकार पथ जहां नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कक्षा बोलते हैं। पहला अभिग्रहित उनका यही था। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी बनाते चलेंगे। ये आपका नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है बच्चों। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ठीक है। ये जैसे ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ हो गया। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिसे कक्षा कहते हैं। पहला अभिग्रहित है नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा कहा गया। ये किसने कहा भाई, बोर ने बताया, ठीक। दूसरा अभिग्रहित ये बताया कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जो हमारे पास एक कक्षा है, सभी की एक निश्चित ऊर्जा है, फिक्स ऊर्जा है, इसलिए इसे ऊर्जा कोश भी कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जिनको क्रमशः हम KLMN से दर्शाते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा कहा गया। फिर बोला गया बच्चों, इन सभी की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इसे ऊर्जा कोश कहते हैं। पहले को K, दूसरे को हम L, तीसरे को हम M और चौथे को हम N से दर्शाते हैं। यानी नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा कहा गया। दूसरा ये बोला गया भाई साहब कि प्रत्येक जो आपके पास कोश है, उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इसे ऊर्जा कोश कहा गया, ठीक है। ये हमारा पहला कोश है, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा दूसरा कोश है, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। मक्खी भी आती रहती है पढ़ने के लिए, देखने के लिए आती रहती, सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखियो, पहला बताया भैया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। और दूसरा है, प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संलग्न रहती है, मतलब हर एक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इसे ऊर्जा कोश कहते हैं। और इन स्तरों को, मतलब इन कोशों को हम क्रमशः 1, 2, 3, 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला कोश होता है बच्चों, K होता है, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि भाई साहब, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अपने कक्षा पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, तब उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना तो कोई ऊर्जा क्षय होती है ना, मतलब किसी प्रकार से ना तो कोई ऊर्जा गेन होता है, ना तो प्राप्त करता है,
ना तो उत्पन्न होता है और ना ही ऊर्जा क्षय होती है। जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, जो नाभिकीय मॉडल में बताया गया था कि भाई परमाणु के नाभिक में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो है लगातार घूमते रहते हैं। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका ग्रह होता है बच्चों और सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। पता चला उसकी एनर्जी लॉस हो गई, वो नाभिक के पास आ गया। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण उन्होंने बताया था। जबकि बोर ने बढ़िया सिस्टमेटिक बता दिया भाई कि वृत्ताकार पथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अलग अलग ऊर्जा कोष हैं, सब में अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है, और जब ये अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, ऊर्जा स्तर पर घूमते हैं, तो किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना तो ऊर्जा क्षय की जाती है, ना तो उस पर कोई ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर किसी प्रकार से ऊर्जा क्षय नहीं होता है, मतलब जो ऊर्जा होता है वो स्थिर है, निश्चित बना रहता है। ये तीसरा अभिग्रहित था कि निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोषों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होती ना ही वृद्धि होती है, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर निश्चित होती है। तो बच्चों फिलहाल 3 आपको याद हो गया होगा कि नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिसे कक्षा कहते हैं, जिसे कोष कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरे नंबर पर हर एक ऊर्जा कोष, मतलब एक प्रकार से कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, इसे ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, क्रमशः K-L-M-N से दर्शाते हैं। जब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार से ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है, अर्थात ना तो कोई लॉस होता है यानी वृद्धि, ना ही नुकसान, है ना। यानी किसी प्रकार से ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना तो वृद्धि होती है। चौथा नंबर ये था बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसका जो कोणीय संवेग होता है MVR होता है, ये h/2π का गुणज होता है, इसके मान के बराबर होता है। जब जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उनका जो कोणीय संवेग है हमेशा h/2π का समगुणक होते हैं। यानी जो कोणीय संवेग MVR होता है h/2π का समगुणक होता है। मतलब यहाँ पर मैंने ये बताना चाहा कि जो कोणीय संवेग है MVR h/2π का गुणज होता है, मतलब यहाँ पर n हो सकता है बच्चों, n का मान 1 2 3 4 पूर्णांक होता है, ठीक है। ये पूर्णांक गुणज में होता है। याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो कोणीय संवेग h/2π का समगुणज होता है। अब जो मजेदार वाली बात ये है कि भाई साहब, जैसे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा कोष में चक्कर लगाता है तो क्या ये कभी दूसरे ऊर्जा स्तर पर नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कब? जब इसमें हम एनर्जी देंगे, जब ऊर्जा देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मिलने से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। देखो मान लीजिए ये पहले कोष में इलेक्ट्रॉन है, जब उसको ऊर्जा मिल गया तो थोड़ा सा अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। तो भाई ये जो उत्तेजन की स्थिति कहला जाती है। यानी जो आपका 5वां पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है और इसे उत्तेजित अवस्था में कहते हैं। लेकिन फिर से जब मूल स्थिति में आता है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भाई जैसे मान लीजिए पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर था, जैसे उसको एनर्जी मिल गई तो उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया। लेकिन जब फिर से वापस आता है बच्चों तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। मूल अवस्था में यहाँ पर मान लीजिए E1 इसकी ऊर्जा है, जैसे ΔE ऊर्जा दी गई तो इसकी जो ऊर्जा बढ़कर E2 हो गई बच्चों। तो निम्न ऊर्जा स्तर से इसका जो ऊर्जा स्तर है उच्च हो गया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को 5वां अभिग्रहित आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है एवं इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है, मतलब निम्न से हाई पे हो जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। चूंकि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होता है अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः कूद आता है। इस प्रक्रिया में उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कहने का मतलब जब समान अवस्था में है, जब इसे ऊर्जा देते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो वहां अस्थायी रहता है, तो फिर से मूल स्थिति में आने की कोशिश करता है। और जब मूल स्थिति में आता है तो क्या करता है, उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो ये आपके कुछ 5 प्रमुख अभिग्रहित हो गए बच्चों।
पहला अभिग्रहित आपने समझ लिया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा के साथ ऊर्जा संलग्न रहती है, जिसलिए इस ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जिसे KLMN 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा नंबर था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा कोशों में या कक्षा पे चक्कर लगाते हैं तो उसमें ना तो ऊर्जा क्षय होती है ना तो वृद्धि होती है ना। उनकी जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी एक निश्चित या स्थिर ऊर्जा होती है। चौथा है बच्चों, ऊर्जा के समान ही किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का निश्चित मान होता है, हमेशा h/2 पाई का गुणज होता है। ठीक। पांचवा नंबर था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्रदान की जाती है इलेक्ट्रॉन को तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, लेकिन वहां अस्थायी रहता है, तो फिर से अपने मूल स्थिति पे आता है। जब अपने मूल स्थिति पे आता है तो क्या करता बच्चों, ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। ये 5 पॉइंट हैं, आपको तैयार कर लेना है, 5 के अलावा है ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। और आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।